हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत एक बार फिर से कोटा डॉट एजुकेशन पर। और हमारी वीडियो सीरीज़ लगातार आगे बढ़ती जा रही है। यदि आप 12th क्लास फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे कंसेप्ट आपके बिल्ड हो रहे होंगे। और मेरा ये कहना है आपसे, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियोज़ को पूरा देखिए। आपको जो पढ़ाने की डेप्थ है वो उसी से पता लगेगी और आपके कंसेप्ट भी उसी से अच्छे बिल्ड होंगे। तो आप नोट्स बनाइए, वीडियोज़ को पूरा देखिए। मेरा मानना है कि ऑफलाइन में जिस तरह से आप लोग पढ़ते थे बहुत बिल्कुल डिटेल में, वैसे ही मैं यहाँ पर डिटेल में पूरा पढ़ा के चल रहा हूँ। तो आपको अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे जुड़ा हुआ एक डेरिवेशन हमारे पास है। इस डेरिवेशन को करने के पहले मैं यहाँ पर आपको 11th क्लास का एक कंसेप्ट है बल युग्म, वहाँ पर उसको यहाँ दोबारा मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि उस डेरिवेशन में हमारे काम आने वाला है। तो देखो, बल युग्म क्या होता है। बल युग्म जो होता है वह क्या करता है, जहाँ भी लगता है वो वस्तु को घूर्णन गति प्रदान करने का काम करता है। तो बल युग्म कैसे निकाला जाता है, देखो परिभाषा अपन भी पढ़ लेंगे बाद में। आप जैसे मान लो कि ये दो फोर्स हैं, ठीक है ना, दोनों परिमाण में बराबर हैं और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री पर होना चाहिए। तो दोनों बल देखो परिमाण में बराबर है, एफ लिया है मैंने, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। पर शर्त यह है कि दोनों एक ही बिंदु पे नहीं मिलनी चाहिए, या इनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पे नहीं मिलनी चाहिए। जैसे इस फोर्स को इसकी लाइन अपन थोड़ा आगे बढ़ा दें तो ये क्रिया रेखा कहलाती है। ऐसे इसकी क्रिया रेखा, ये जो पीछे अपन ने डॉट डॉट से बढ़ाया है, ये इसकी क्रिया रेखा है। तो ये क्रिया रेखा एक ही बिंदु से नहीं गुजरनी चाहिए, तभी ये दोनों बल मिलकर वस्तु को घुमा सकते हैं। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे मिल गए हैं तो फिर ये वस्तु को घुमा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों बल जो है, देखो इनकी क्रिया रेखा कभी नहीं मिलेगी। और कब नहीं मिलेगी दोनों की क्रिया रेखा, जब दोनों क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर होंगी या बल परस्पर समांतर होंगे, तो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो बल युग्म में आप ये देख लो कि बल जो है परस्पर समांतर है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि बल परस्पर समांतर हैं और एक ही बिंदु से नहीं निकल रहे हैं तो फिर वो बल युग्म का निर्माण जरूर करेंगे। तो जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास यहाँ एक पेन है, इस पेन पर मैं दो बल लगा दूँ, एक ऊपर एक नीचे, और ओ बिंदु के परितः मान लो ये घूम सकता है। तो ये क्या करेगा, इसको ये दोनों बल मिलकर इसको घुमा देंगे, ठीक है ना। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो अपन सिचुएशन देख के पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पेन घूमने लग जाएगा। तो इस तरह से बल युग्म वस्तु को घुमाने का काम करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, दो समान परिमाण व दिशा में विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु से नहीं निकलती हो बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का बलागुण निम्न सूत्र से दिया जाता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, कितना आगुण उत्पन्न होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जो इस वस्तु को, कोई वस्तु को घुमाएगा तो उसका मान है बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो उनमें से कोई एक बल हम ले लेंगे, दो फोर्स है ना, तो कोई एक फोर्स का मान यहाँ ले लेंगे एफ, दोनों बराबर ही हैं। और बलों के मध्य की लंबवत दूरी, बलों के मध्य की लंबवत दूरी का मतलब हो गया कि आपको क्या करना है, किसी एक बल से दूसरे बल पे लंब डालना है, ठीक है ना। जैसे मान लो अपन ने इस बल से इस बल पे लंब डाल दिया तो ये दूरी आ जाएगी। देखो दोनों की किनारा रेखा पर ये लाइन लंब है, ठीक है ना। तो आप कोई देखना है बस कि ये जो लाइन आपने मिलाई है, ये लाइन जो आपने, मतलब यहाँ से अपन ने इस पर लंब डाला, तो यहाँ पर ये दोनों, ये जो लाइन है ये दोनों बलों पर लंब होना चाहिए। तो बलों के मध्य की लंबवत दूरी यही कहलाएगी एल। कभी कभी देखो आपको जैसे कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे मान लो सपोज करो ये कंडीशन है, अभी आप देखो ये पॉइंट ए है, मान लो कोई वस्तु के लिए ये पॉइंट बी है और बल कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, तो ये भी बल युग्म का निर्माण करेंगे क्योंकि इसकी क्रिया रेखा देखो ये ऐसे निकलेगी, पीछे ये क्रिया रेखा है, ऐसे ये इसकी क्रिया रेखा है, ठीक है ना। ये भी परस्पर कभी नहीं मिलेगी, ये भी बल युग्म का निर्माण करेंगे। पर यहाँ पर दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली नहीं आएगी अब, क्योंकि आप देखो ये रेखा जो है दोनों बलों पे लंब नहीं है, ठीक है ना, इसलिए लंबवत दूरी नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक बल से दूसरे बल की किरा रेखा पे लंब डालना पड़ेगा। तो जैसे मान लो इस पॉइंट से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी किरा रेखा पे लंब डाल दूंगा, उससे भी इस पर डाल सकते हो या इससे उस पर डाल दो। तो अपन ने जहाँ बल लग रहा है उस पॉइंट से इसकी किरा रेखा पे लंब डाल दिया, तो ये जो लंब गिरा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये जो दूरी आएगी ये अब लंब दूरी कहलाएगी, ठीक है। इसका मान हम निकाल सकते हैं, जैसे सपोज करो ये एल है और ये कोण थीटा दिया हुआ है, तो इसका मान समकोण त्रिभुज के नियम से एल साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा वाली भुजा तो एल कोस थीटा बनेगी, जिसके साथ कोण होता है वो कोस भुजा बनती है, तो ये भुजा एल साइन थीटा बन जाएगी। तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने दोनों सिचुएशन समझा दिया आपको यहाँ पर। तो इस सिचुएशन से अपन निकालेंगे तो टो बराबर एफ इंटू एल, और इस सिचुएशन के लिए देखेंगे अपन तो टो बराबर आ जाएगा एफ इंटू एल साइन थीटा, ठीक है ना, ये इसके लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बल युग्म का बलागुण निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे अपना।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। देखो यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमने कल डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था कि एक निकाय ऐसा जिसमें दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू रखे हुए हों तो और अल्प दूरी पर रखे हुए हों तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। एक आवेशों का जोड़ा था वो जो हमारे पास, उसको हमने विद्युत द्विध्रुव कहा है। और उसके लिए हमने उस द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर और निरक्ष पर वह द्विध्रुव कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ये भी हमने कल याद किया था। अक्ष पर 2kp/r³ और निरक्ष पे kp/r³। तो देखो एक द्विध्रुव क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें आवेश है तो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज को आप समझना कि एक द्विध्रुव, एक आवेश, द्विध्रुव में भी आवेश ही है, एक आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और उसी आवेश को अगर किसी अन्य के विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाए, उसको अपन कहेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो वहां पर वो बल को अनुभव भी करेगा F=Q0E के अनुसार। तो आवेश के दोनों नेचर है, खुद भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और दूसरे किसी विद्युत क्षेत्र में खुद पर बल भी अनुभव करता है। तो कल जो अपन ने पढ़ा था एक द्विध्रुव ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए थे, पर आज हम क्या करेंगे, द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की बात नहीं करेंगे। आज हम द्विध्रुव को किसी अन्य विद्युत क्षेत्र में लेके जाएंगे और वहां देखते हैं कि द्विध्रुव क्या अनुभव करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया है, ठीक है। पहले मैं चित्र इसलिए समझाता हूँ क्योंकि चित्र से अपनी प्रस्तावना बन जाती है, ठीक है ना। चित्र कथन पढ़ते ही दिमाग में चित्र आ जाना चाहिए। चलो मैंने कथन भी नहीं पढ़ा, पहले मैं कथन पढ़ देता हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बलागुण का व्यंजक ज्ञात करना, बलागुण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखना है और उस पर फिर बलागुण का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ बलागुण पूछ रहा है, इसका मतलब द्विध्रुव यहाँ घूर्णन गति करेगा, ठीक है ना। इस शब्द से स्पष्ट हो गया कि द्विध्रुव जैसे रखा जाएगा तो वो घूर्णन गति करेगा। तो हमारे पास कोई एक्सटर्नल फील्ड है ई मान का और ये यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान है, इसका मान कहीं भी नहीं बदलता है, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा इस रीजन में, ठीक है ना। और इसमें अपन एक द्विध्रुव को ले जाके रख रहे हैं। तो जैसे मान लो ये द्विध्रुव है मेरा, इसको मैंने इसके अंदर ले जाके रख दिया है। अब मैं इसकी कुछ यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मान, -q और +q आवेश इसके रहेंगे। इसका मिड पॉइंट हम O मान लेते हैं द्विध्रुव का। टोटल लंबाई हम 2a होती है तो इधर भी a रहेगी। ये जैसे इस पॉइंट को a नाम दे दें, इसको b नाम दे दें, तो ये OA दूरी a के बराबर और OB दूरी भी a के बराबर, 2a इसकी टोटल लंबाई होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, E वेक्टर और P वेक्टर के मध्य का कोण थीटा मानेंगे। P वेक्टर क्या होता है आप जानते हो, P वेक्टर होता है द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा -q से +q की ओर ली जाती है, कल हमने पढ़ा था इसको। तो यहाँ पर देखो ये P वेक्टर तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये P वेक्टर, ठीक है ना। और अपना E वेक्टर इधर है, तो इस चित्र को मैं नीचे बना देता हूँ। जैसे मान लो P वेक्टर तो कुछ इस तरह से आएगा -q से +q की ओर, और E वेक्टर अपना इस तरह से ही सही, सारी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इस तरह से क्षेत्र निकल रही है। तो दोनों के बीच का कोण हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों के बीच का कोण क्या है, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एक और लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करूंगा, उसको आप ध्यान देना। इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल भी यहाँ पर थीटा बनेगा। इस ए को मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ ये ऊपर लिख दिया मैंने, ये एंगल थीटा बनेगा। क्यों बनेगा देखो आप थीटा, क्योंकि ये पी की डायरेक्शन है और ये ई की ही डायरेक्शन है जो मैंने लाइन खींची, तो दोनों के बीच का कोण हमने थीटा माना है, तो इस कोण को भी हम थीटा कहेंगे। तो देखो प्रस्तावना इस तरह से यहाँ आप बना सकते हो, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर है, ठीक है ना, तथा पी वेक्टर व ई वेक्टर के मध्य कोण थीटा माना गया है। पी की डायरेक्शन से और ई की डायरेक्शन के बीच का कोण थीटा है। द्विध्रुव की लंबाई 2a है जो हम लेते ही हैं। इसके मध्य बिंदु O पर किलित माना गया है। मध्य बिंदु O पर किलित मानने का मतलब होता है कि ये O के परितः घूर्णन कर सकता है, ठीक है ना, O के चारों ओर घूर्णन कर सकता है, ऐसा अपन यहाँ पर मान के चलेंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखो जैसे आप द्विध्रुव रखोगे इस विद्युत क्षेत्र में, जैसे ही द्विध्रुव रखा जाएगा तो इस द्विध्रुव के आवेशों पर बल लगेगा, ठीक है ना। किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश रखा जाता है तो उस पर बल लगता है F=Q0E के अनुसार, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल F=Q0E। तो यहाँ पर ये दोनों आवेश परीक्षण आवेश की तरह काम करेंगे क्योंकि किसी अन्य फील्ड में रखे हुए हैं, तो इन पर बल लगेगा। तो देखो हम जानते हैं धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो यहाँ पर जो धन आवेश है ये अपने पास +Q, इस पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और कितना लगेगा, F इस नियम से आवेश का मान Q और विद्युत क्षेत्र E है तो F=QE। और ऋण आवेश पे बल हमेशा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट लगता है, तो ये बल कुछ इस तरीके से लगेगा,
इसको अपन एफ बराबर माइनस क्यू ई भी कह सकते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अपोजिट है, तो एफ बराबर माइनस क्यू ई के। मैंने यहाँ परिमाण ही लिखा है, आप चाहो तो पहले से माइनस भी मत लगाओ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो माइनस केवल डायरेक्शन को ही शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये दो फोर्स हमारे पास हो गए। अब देखो ये दोनों फोर्स मिलकर यहाँ बल युग्म बनाएंगे। दोनों फोर्स परिमाण में समान है, इसका परिमाण भी क्यू है, इसका परिमाण भी क्यू है, दोनों का परिमाण समान है और दोनों परस्पर, दोनों की किरा रेखा परस्पर समांतर आएगी। देखो इसकी किरा रेखा मैं लूंगा तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना, इसकी किरा रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, तो ये बल कभी एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं। तो इसका मतलब ये यहाँ पर परफेक्टली बल युग्म का निर्माण करेंगे और इस द्विध्रुव को क्या करेंगे, ये गुणन गति प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस बल युग्म का बलागुण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कुछ यहाँ पर अब मैथमेटिक्स के पद हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं मैथमेटिक्स के पद यहाँ पर। माइनस क्यू आवेश पर बल, ठीक है ना। सबसे पहले मैं माइनस क्यू आवेश पर बल लिख रहा हूँ, इसका मान हो जाएगा एफ बराबर क्यू ई, ठीक है ना, परिमाण में ले रहा हूँ केवल मैं, एफ बराबर क्यू ई, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। परिमाण में ले लिया, दिशा अलग से बता दी मैंने अब, ठीक है ना। माइनस क्यू आवेश पर बल, ऐसे अपन लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर बल, प्लस क्यू आवेश पर बल, इसका मान भी एफ ही रहेगा, परिमाण क्यू ई, और ये बल लगेगा राइट साइड में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को, चलिए। तो हम यहाँ कहेंगे, देखो क्या कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ दोनों बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है तथा एक ही बिंदु पर नहीं मिलते हैं, अतः ये बल युग्म का निर्माण करते हैं, अतः ये बल युग्म का निर्माण करते हैं, अतः इस बल युग्म का बल आघूर्ण, इस बल युग्म का हम क्या निकालेंगे अब यहाँ पर, बल आघूर्ण। बहुत सिंपल है इस बल का बल युग्म का बल आघूर्ण निकालना। इसके पहले मैंने भी अल्फा फॉर्मूला बताया था आपको, इसको अपन ने क्या लिखा था, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, एक तो बल चाहिए और एक बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। देखो बलों के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी एक बल जहाँ लग रहा हो उससे दूसरे बल पर लंब डाल दो या दूसरे बल की किनारा रेखा पर लंब डाल दो। तो जैसे मैं बी पॉइंट से क्या करता हूँ, इस एफ वाले बल की किनारा रेखा पर लंब डाल देता हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। तो यहाँ से मैं इस पर लंब डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ से अगर लंब डाल देंगे हम, तो इस लंब यहाँ पर मैं इसको टी नाम दे देता हूँ। तो ये बीटी दूरी जो है ये दोनों बलों पे लंब है। आप देखो ये बीटी जो है इस वाले फोर्स के ऊपर भी लंब है और ये बीटी जो है ये इस वाले फोर्स के ऊपर भी लंब है, दोनों जगह लंब है। ये समझने के लिए इसको वैसे बना देता हूँ मैं। तो ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी, तो ये हमें यहाँ काम में लेनी पड़ेगी। तो टाउ बराबर हमारे पास आ जाएगा बल एफ, बल तो एफ है ही सही, बल का मान एफ है, तो एफ का मान कितना है हमारे पास, क्यू ई, इंटू दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, बी टी। अब ये बी टी दूरी हम फाइंड करेंगे, तो बी टी दूरी कितनी आएगी। देखो अगर अपन इस ट्रायंगल को देखें, मैं साइड में लिख देता हूँ, त्रिभुज हमारे पास है ए टी बी, त्रिभुज ए टी बी में, इस त्रिभुज ए टी बी में क्या होगा, देखो अगर आप साइन थीटा निकालोगे, ये कौन थीटा है, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो इसके लिए इस कोण के लिए लंबी भुजा बनेगी बी टी, और कर्ण भुजा जो रहेगी ये वाली लंबाई रहेगी ए बी, जिसका मान ए और ए 2a है। तो हमारे पास बी टी की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन थीटा। तो हम ये 2a साइन थीटा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है।
अब देखो इसमें Q आ रहा है और 2A आ रहा है, तो कल हमने पढ़ा था Q इंटू 2A P के बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। तो Q इंटू 2A को मैं P से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये मान बन जाएगा मेरे पास P साइन थीटा। ये भी गुणा, साधारण गुणा है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट के अर्थ में इसका कोई अर्थ नहीं है। तो टो बराबर हमारे पास हो गया P साइन थीटा। थोड़ा और लिखना पड़ेगा। अब देखो इसमें साइन थीटा आ रहा है, तो आपको याद होगा 11वीं क्लास में A डॉट बी बराबर तो AB कोस थीटा होता था, और A क्रॉस B बराबर होता था AB साइन थीटा n के। तो साइन थीटा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपन, तो ये कहीं ना कहीं वज्र गुणनफल बनेगा। तो अपन इसको सदिश रूप में लिखते हैं, सदिश रूप में, सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा। तो टू वेक्टर बराबर बन जाएगा हमारे पास P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब देखो इसको आप रीओपन करोगे वापस, तो P क्रॉस E का मतलब P साइन थीटा, और पीछे एन कैप आएगा, तो एन कैप जो है वो टू की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। एन कैप किसकी डायरेक्शन बताएगा? टू की। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ टू वेक्टर की दिशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, दाहिने नियम से ज्ञात की जाती। आपने देखा होगा 11वीं क्लास में जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट होते थे उनकी दिशा हम दाहिने हाथ के नियम से निकालते थे। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, जैसे आप यहाँ भी पता लगा सकते हो, हम क्या करते थे कि दाहिने हाथ की जो अपनी उंगलियाँ हैं उसको अपन इस आगे जो लिखा हुआ है उससे दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाते हैं, तो अंगूठा हमें डायरेक्शन बताता था, ठीक है ना। अगर अंगूठा हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा? टू की। तो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो ये जो चित्र आप देख रहे होंगे नीचे, इसमें तो अपने को क्या करना है, अपना दाहिना हाथ देखना है, दाहिना हाथ राइट, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, हमें P से E की ओर अपनी उंगलियां घुमानी है, क्योंकि पहले P है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, आगे पीछे कौन है। तो P क्रॉस E है तो P से E की ओर घुमाओ, E क्रॉस P है तो E से P की ओर घुमाओ। तो अपन P से E की ओर उंगलियां घुमाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो अपना अंगूठा जो है ये बोर्ड के तल के अंदर संकेत कर रहा है, ठीक है। और अपने हाथ की उंगलियां जो है देखो आप ये क्लॉक वाइज घूम रही है, क्लॉक वाइज का मतलब दक्षिणावर्त घूम रही है। इसका मतलब ये द्विध्रुव भी दक्षिणावर्त घूमेगा। इस बलयुग्म के कारण ये द्विध्रुव क्या होगा, इस फील्ड में दक्षिणावर्त घूमने लग जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे भी समझ सकते हो कि अंगूठा अगर मान लो बाहर की ओर आ रहा है तो इसका मतलब होता है हमेशा वामावर्त गुणन होगा, और अंगूठा अगर तल के लंबवत अंदर की ओर जा रहा है इसका मतलब होगा दक्षिणावर्त गुणन होगा। ये आपके लिए एक चाबी भी हो सकती है, एक की पॉइंट हो सकता है याद रखने के लिए, जो 11वीं क्लास में अपन इसकी बहुत चर्चा करते हैं, पर आप शायद हो सकता है भूल गए हो, तो इसलिए याद रख लीजिए ना। तो बाहर की ओर के लिए जो है वह अपन वामावर्त मानते हैं गुणन को, और अंगूठा अगर अंदर की ओर संकेत कर रहा है तो दक्षिणावर्त मानते हैं। तो इस केस में पर्टिकुलर, इस केस में जैसे अपन ने चित्र बनाया है, इसमें इस द्विध्रुव का गुणन जो होगा वह कैसा होगा, दक्षिणावर्त होगा। तो ये हमारा डेरिवेशन है जिसमें हमने टू कितना उत्पन्न होगा ये निकाल लिया। इसका परिमाण याद रखना, टू बराबर P साइन थीटा से निकलेगा, और सदिश रूप P क्रॉस E से ज्ञात किया जाएगा। अब इसमें एक दो कुछ केस हैं वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस अपन लेते हैं। देखो हम टो बराबर P साइन थीटा, ज़्यादातर हमारे परिमाण वाले फॉर्मूले ज़्यादा काम आते हैं भाई, ठीक है ना। तो अपन ने टो बराबर P साइन थीटा वापस लिख लिया। अब इसमें थीटा जो है ये एंगल है P और E के बीच का, ठीक है। फर्स्ट केस में अपन मानते हैं कि P वेक्टर समानांतर E वेक्टर, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब अगर ये P E की डायरेक्शन में है, P जस्ट E के डायरेक्शन में है, द्विध्रुव मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, द्विध्रुव जो है वह विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, इस केस को अपन थीटा बराबर 0 कहेंगे, और साइन 0 रखा जाएगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे, साइन 0, साइन 0 0 होता है, मैथमेटिक्स से अपन जानते हैं। तो टू का मान इस केस में क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में ऐसे बिल्कुल इस तरह तिरछा रखने के बजाय ऐसे समांतर आप रख दोगे इस तरीके से, या विद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दोगे, तो उस पर लगने वाला बलागुण 0 होगा, वह घूर्णन गति नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि वो घूर्णन, क्योंकि टू 0 है तो बलागुण उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो वो घूर्णन गति नहीं करेगा। यहाँ पर लिखेंगे अपन घूर्णन गति नहीं
होगी इस केस में। और दूसरा केस अपन लेते हैं यहाँ पर पी वेक्टर लंबवत है ई वेक्टर के। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऐसे जैसे अब मेरा पेन को द्विध्रुव मान लो आप, तो ये ऐसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तो इस केस को अपन कहते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री का केस। और इस केस में देखो क्या होगा, टाउ बराबर टाउ मैक्सिमम आएगा, क्योंकि 90 के लिए साइन का अधिकतम मान आता है, साइन का अधिकतम मान 1 होता है। तो जब साइन अपने अधिकतम मान पे जाएगा तो वो इस टाउ को भी मैक्सिमम बना देगा, तो टाउ मैक्सिमम आएगा और वह पी के बराबर आएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रखते ही क्या बचेगा हमारे पास पी। तो टाउ बराबर टाउ मैक्सिमम बराबर पी हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अधिकतम बलागुण उत्पन्न होगा, मैक्सिमम लिखा हुआ ना, तो अधिकतम बलागुण उत्पन्न होगा। तो ये केस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। दोनों केस अपन ने देख लिए। इसके अलावा एक केस और होता है इसमें, जो इसमें 180 पे रखा जाता है, तो 180 के लिए भी टाउ का मान 0 आता है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसने आपने उल्टा रख दिया, जैसे मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, इधर -q + q है, अब आपने इसको उल्टा कर दिया ऐसे, इसको जस्ट ऐसे पन्ने से कर दिया, इसकी बजाय ऐसे कर दिया, तो 180 के केस में भी क्या होगा, मान 0 आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 180 होती है तो साइन 180 का मान 0 ही होता है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है डेरिवेशन, जिसमें अपन ने टाउ का मान ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना। एक और डेरिवेशन इससे जुड़ा हुआ है, वो हम अब करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब दूसरा डेरिवेशन हम यहाँ पर करते हैं द्विध्रुव से जुड़ा हुआ। यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। हम क्या चाहते हैं कि ये द्विध्रुव जब इसमें रखा हुआ हो तो इस पर हम घुमाएं, इसको हम बाह्य रूप से इसको घुमाएं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो कि जैसे मान लो ये पेन है, ये पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण नीचे जाना चाहता है, ठीक है ना, नीचे जाना चाहता है, इस तरीके से नीचे जा रहा है, पर हम इसको उठा के ऊपर लाना चाहते हैं, तो हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। ऐसे क्या हो रहा है कि द्विध्रुव को हमने इसमें रखा, तो पिछले डेरिवेशन में हमने देखा कि इस पे इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल काम करता है, एक बलयुग्म काम करता है, और इसके कारण ये घूमना चाहता है, एक डायरेक्शन में घूमना चाहता है। अब मान लो मैं उसको उल्टा घुमाना चाहता हूँ, ठीक है ना, जैसे मान लो एक क्लॉकवाइज घूमना चाहता है और हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी अन्य पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो उसी बाह्य कार्य को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इस डेरिवेशन के माध्यम से। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे हम। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा गया है। यहाँ पी वेक्टर ई वेक्टर के मध्य कोण थीटा है और द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण टाउ बराबर पी साइन थीटा। पिछले डेरिवेशन का जो चित्र था सेम वही चित्र रखना है अपने को, और पिछले डेरिवेशन का कंक्लूजन हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो कंक्लूजन अपन ने वहाँ निकाला था उससे हमें आगे बढ़ना है कार्य निकालने के लिए। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा से हम आगे चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो वर्क डन कैसे होगा। अभी यहाँ पर आपको 11th क्लास की बात थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। 11th क्लास में हम पढ़ते थे, देखो 11th क्लास में हम पढ़ते थे कि कार्य, अल्पांश कार्य dw बराबर होता था हमारे पास F.dr, ठीक है ना। इस तरह का फॉर्मूला हम वहाँ लिखते थे, मतलब बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता था कार्य। और यहाँ पर अल्पांश कार्य के लिए हम ऐसा लिखते थे, फिर समाकलन करके हम कुल कार्य निकालते थे। तो यहाँ पर बल जो है बल के द्वारा किया गया कार्य था ये, और इसमें dr उसका क्या होता था, बल के द्वारा जो विस्थापन दिया जाता था वस्तु को, वो dr यहाँ पर विस्थापन होता था। अब चूंकि यहाँ पर जो है रेखीय विस्थापन नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला रेखीय विस्थापन में काम आता था। तो घूर्णीय विस्थापन भी होते हैं, मतलब कोणीय एंगल के रूप में जो विस्थापन होते हैं उनको अपन घूर्णीय विस्थापन बोलते हैं। तो इसमें कार्य कैसे निकाला जाता है, इसमें F की जगह तो काम आ जाता है टाउ, ठीक है ना, तो बल की जगह बलागुण काम आता है। और यहाँ पर क्या होगा, dr वेक्टर की जगह d थीटा काम आएगा, d थीटा वेक्टर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं कार्य निकालूंगा, यहाँ पर मैं बल युग्म या बलागुण का कार्य निकालूंगा। तो यहाँ मेरा विस्थापन यहाँ पर कोणीय विस्थापन रहेंगे, जिस कोण से जिस कोण तक हम घुमाना चाहते हैं वो कोणीय विस्थापन हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये बात भी आपको याद होगी, और नहीं हो तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ द्विध्रुव को किसी अल्पांश कोण डी थीटा घुमाने में किया गया dw बराबर टाउ डी थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर वेक्टर्स नहीं लगाए हैं। वेक्टर्स इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर टाउ की और डी थीटा की डायरेक्शन समानांतर है। 11th क्लास में आप जानते होंगे, 11th क्लास में जब अपन ए डॉट भी पढ़ते थे,
ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता था, ठीक है। और थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो कोस 0 1 हो जाता है, तो ए डॉट बी बराबर ए बी बनता था, ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर अपन डॉट पे इस तरह के पद को डायरेक्ट ए बी लिख सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन समानांतर होने पर। तो हम क्या चाहते हैं कि एक बल युग्म इस पर लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, टौ बल युग्म लगाना चाहते हैं जो वामावर्त है, मतलब इसको हम उल्टा क्षेत्र तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। तो इसका मतलब टौ की डायरेक्शन बाहर आएगी, और चूंकि ये घूमेगा भी वामावर्त, इसलिए डी थीटा की डायरेक्शन भी बाहर आएगी, ठीक है ना। ये कोणीय जो सदिश राशियाँ होती है उनकी डायरेक्शन अपन तल के लंबवत या अंदर या बाहर लेते हैं, तो इससे दोनों एक दिशा में होने के कारण मैंने डायरेक्टली डी डब्ल्यू बराबर टौ डी थीटा रख दिया। या आप यहाँ याद रख लेना, डी डब्ल्यू बराबर टौ डी थीटा से हमें निकालना है। तो देखिए मैं निकालता हूँ आगे, डी डब्ल्यू बराबर टौ की वैल्यू हम ले लेंगे पी साइन थीटा, ठीक है, और इंटू आ जाएगा डी थीटा। तो ये तो अल्पांश कार्य है। अब आप मान लो इसको कहाँ से कहाँ तक घुमाना चाहते हैं, तो मान लेते हैं हम थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुल कार्य करना पड़ेगा, और कुल कार्य हम समाकलन से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कुल कार्य के लिए मैं समाकलन करूँगा, अतः किया गया कुल कार्य, तो अपन दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, डी डब्ल्यू बराबर समाकलन पी साइन थीटा, ठीक है ना। ये लिख देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक हम घुमाना चाहते हैं, इसलिए लिमिट भी लगा देंगे हम थीटा 1 से थीटा 2। अब इसके बाद देखिए आप, डी डब्ल्यू का जो समाकलन होगा वो डब्ल्यू होता है, और पी यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि पी द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक समान है, इसलिए इसको बाहर ले सकते हैं। तो थीटा 1 से थीटा 2, और हमारे पास सॉरी यहाँ डी थीटा आएगा, साइन थीटा और डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है, तो यहाँ पर अपन रख देंगे माइनस कोस थीटा, और लिमिट इसकी लग जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। अब इसको हल करेंगे हम, तो देखो ये माइनस तो पहले मैं बाहर ले लूँगा, माइनस पी कोस थीटा की लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस के पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और इस माइनस को हम वापस अंदर गुणा कर सकते हैं, तो माइनस को अंदर वापस गुणा कर देंगे हम। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, W बराबर P कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो इतना कार्य हमें करना होगा यदि हम इस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन का जो कार्य निकालने का हमारा जो उद्देश्य था वो यहाँ कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ केस भी हमें याद रखने चाहिए, तो उन केस को भी अपन यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। अब परीक्षा में आप ही देख लेना कि कितना पूछा गया है, अगर वो केसेस की बात भी करता है परीक्षा में पूछने की तभी आप केस लिखना, वरना परीक्षा में डेरिवेशन तो यहीं तक करना पड़ता है हमें। तो आप परीक्षा में जो वहाँ पर लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना रहता है। तो अपन केस लिख लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या लेना है, देखो हमें केस फर्स्ट लेना है हमें जब द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की अवस्था से किसी कोण थीटा तक घुमाया जावे, तब थीटा 1 बराबर तो 0 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 बराबर थीटा हो जाएगा। क्या मतलब इसका, देखो स्थायी संतुलन बोलते हैं अपन जब थीटा 1 बराबर 0 हो, मतलब द्विध्रुव बिल्कुल क्षेत्र के समांतर रखा हुआ हो, तो इसको अपन बोलते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन इसलिए बोलते हैं क्योंकि द्विध्रुव इस केस में घूमता ही नहीं है, वह इसमें रखा हुआ रहेगा हमेशा, पर गुणन गति नहीं करेगा। अगर आप दोनों को एक दूसरे के समांतर कर देंगे, पी वेक्टर ई वेक्टर के समांतर हो जाएगा, तो उसको थीटा 1 बराबर 0 का केस अपन कहते हैं। उससे अपन किसी डिफरेंट थीटा तक ले जाना चाहते हैं तो कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को अपन यहाँ रखेंगे, तो W बराबर हमारे पास आ जाएगा P थीटा 1 की वैल्यू 0 रख देंगे, कोस 0 माइनस कोस थीटा,
कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कार्य आ जाएगा P बराबर 1 माइनस कोस थीटा। ये कार्य हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अपन अगला केस लेते हैं, केस 2। केस सेकंड में अपन क्या कर सकते हैं, केस सेकंड में हम इसको स्थायी संतुलन से 90 डिग्री की पोजीशन तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। स्थायी संतुलन से 90 डिग्री तक के लिए, तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में थीटा 1 बराबर तो 0 डिग्री, स्थायी संतुलन है, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 का मान हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में अगर आप वर्क निकालोगे, दिस इम्प्लाइज वर्क बराबर, तो यहाँ रख देंगे हम थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू 90, तो P कोस 0 माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिला के हमारे पास कार्य आ जाएगा यहाँ पर P, तो ये कार्य में प्राप्त हो जाएगा। एक और केस होता है इसमें, केस थर्ड देखिए आप। स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन तक के लिए। अब ये अस्थायी संतुलन जो होता है वह थीटा बराबर 180 माना जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज करो ये थीटा बराबर 0 का केस है, तो इसको ऐसे कर दें तो ये अस्थायी संतुलन कहलाता है। मतलब यहाँ वस्तु संतुलन में तो रहती है पर वह संतुलन अस्थायी होता है। वह थोड़ा सा भी विस्थापन अगर उस पोजीशन में अपन दे दें द्विध्रुव को, तो वह तुरंत अपनी स्थायी संतुलन में आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो वह वहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहता वो, ठीक है ना। स्थायी संतुलन तो हमेशा के लिए रहता है। अगर आप स्थायी संतुलन में वस्तु को रखना चाहो तो बहुत लंबे टाइम तक उसी में हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। पर अस्थायी संतुलन क्या होता है, एक दिखावटी संतुलन है, ठीक है। लगता है वस्तु संतुलन में है, पर आप अल्प विस्थापन विवाद दे दोगे तो वह तुरंत वहाँ से हटकर और स्थायी संतुलन में आने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए अपन थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर 180 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क बराबर P कोस 0 माइनस कोस 180, ये इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर अपन मान निकालेंगे, तो W बराबर P कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 और माइनस आगे का तो +1 हो जाएगा, तो कुल मिला के हमें 2P प्राप्त हो जाएगा। तो इस केस में देखो आप कार्य सबसे ज़्यादा आ रहा है, इस केस में 2P कार्य आ रहा है। तो इस तरीके से अपन और भी कोई कंडीशन हो तो सभी कंडीशन में इस फॉर्मूले से हम द्विध्रुव को घुमाने में कार्य ज्ञात कर सकते हैं, जिस भी कंडीशन में पूछता है। कुछ केस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो इस तरह से अपना डेरिवेशन अब कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी करते हैं, ठीक। तो हमारा एक NCERT से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारी बुक का ही है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है कि हमसे कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का, आप इकाई देख रहे होंगे कूलाम इंटू मीटर, इसका मतलब ये P की बात कर रहा है, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण है ये। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इस द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव इतने परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है 30 डिग्री पर, मतलब वो द्विध्रुव जो है इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है 30 डिग्री के कोण पर। तो हमें द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण का परिमाण निकालना है कि उस पर कितना बलयुग्म काम करेगा, बलागुण काम करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो टाउ बराबर हमारे पास फॉर्मूला है P sin थीटा। P की वैल्यू दे रखी है हमें 4 × 10⁻⁹। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें आप, आपको लगता है कि यूनिट अगर मान लो बदलनी पड़े तो जरूर बदलना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं अभी, ठीक है। 5 × 10⁴ का हमारे पास हो गया विद्युत क्षेत्र और एंगल हमारे पास हो गया 30 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है ना। तो 20 × 10⁻⁻5, 4 और -2 -5 इंटू 1/2, 2 से 10 बार कट जाएगा, 10 × 10⁻⁻5 कुल मिला के रह जाएगा 10⁻⁻4। और टाउ ज्ञात कर रहे हैं, तो टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो अपन यहाँ लिख देंगे न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना, बलागुण का मात्रक।
तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। देखो कुछ न्यूमेरिकल तो मैं टॉपिक के साथ ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो है अपन चैप्टर के लास्ट में एक साथ ले लेंगे, तो इससे आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स आप एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ कम ले रहा हूँ जो बुक में दे रखे हैं, ठीक है ना, अच्छे एग्जाम्पल्स है तो मैं यहाँ जरूर इंक्लूड कर लेता हूँ, और सिंपल एग्जाम्पल है तो वो मैंने यहाँ छोड़े हुए हैं क्योंकि वो बुक में पहले से सोल्ड हैं, तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर आपको स्पेशल कोई एग्जाम्पल पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ऐसा मेरे को पूरी उम्मीद है। कोई सजेशन हो आपके दिमाग में तो वो ज़रूर मेरे को बताएं, और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, अच्छी मेहनत करें, यही सबसे कहना है। चलिए बाय, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।